अच्छा जी, तो अभी हमने जो कोड बनाया था, इसी कोड को हमने उसी वो जो ऑनलाइन कंपाइलर है उस पर हमने रन कर देखा है, तो हमारे पास आंसर 14 आ रहा है, क्योंकि हमने वैल्यूज़ को थोड़ा लिमिटेड कर दिया है, हमने सिर्फ 3 वैल्यूज़ ली हैं। ठीक है, तो अगर आप दोबारा इसको देखना चाहें तो वो यही बनेगा। फर्स्ट टाइम सम में 0 है, x में 6 होगा तो 6 + 0 6 हो जाएगा सम में। फिर नेक्स्ट टाइम x जो है 5 को पॉइंट करेगा, और सम में 6 था तो 6 + 5 11, सम में दोबारा 11 स्टोर हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम फिर होगा 11 प्लस x में हमारे पास 3 है तो 11 + 3 14, तो हमारे पास सम में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और एट द एंड उसने सम इज 14 के नाम से उसको डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, इसमें अब ये इस फॉर लूप क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन? बेसिकली यहाँ पे अपने अब तक ये देखा है कि फॉर लूप किसी न किसी सीक्वेंस के साथ इस्तेमाल होगा, और कितनी दफ़ा चलेगा वो डिपेंड कर रहा है सीक्वेंस के एलिमेंट की तादाद पे। अगर सीक्वेंस में 3 एलिमेंट है तो 3 दफ़ा चलेगा, 10 एलिमेंट है तो 10 दफ़ा चलेगा। और हर दफ़ा जो फॉर लूप के अंदर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, यहाँ पे हमने x लिया है, वो फर्स्ट टाइम सीक्वेंस के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, सेकंड टाइम सेकंड को, एंड थर्ड टाइम थर्ड को, एंड सो ऑन। इसी तरीके से वो आगे लेके मूव करेगा। ठीक है, यस सर। अभी तक तो वो स्टूडेंट आया नहीं है। मेरा सुकून है वैसे सर। मुझे सर लग वैसे बात ये अच्छी चीज तो नहीं है ना कि अंदर से चीजें बाहर से आए। क्लास एक सर ये प्राइवेट जानबूझ के क्लास में से किसी ने लिंक अब्दुल शेयर माजिद का दोस्त है वो सर। इतनी जल्दी दोस्ती भी बदल गई। अभी राणा का था, अभी माजिद का भी हो गया। ये कौन बोल रहा था अभी बड़े जोर से, किसका दोस्त है वो? तो ये मोहम्मद शहबाज पता नहीं कौन है। अभी शहबाज किस क्लास में से है? M1 में से, M2 में से? शहबाज का माइक होना, लेकिन ये शहबाज की आवाज नहीं थी। तो मतलब ये प्रॉब्लम शहबाज वाली साइड से हो रही है, लड़का वही है, आवाज भी नहीं नहीं वही। भाई, नहीं भाई, सर ये उसकी साइड से नहीं है, ये पहले मेरा दोनों की नाम ले साइड रहा था, आप अब्दुल माजिद का ले रहे हैं नाम। नहीं नहीं, वो तो खैर नाम, वो तो यहाँ से देख के उसने किसी का भी नाम ले देगा, वो कोई मसला नहीं है। आप लोग इसलिए ना कंफ्यूज हो के उसके नाम का वो है, बस मतलब असल में आई थॉट कि मैंने लास्ट टाइम जो पिछली क्लास थी उसमें 3 क्लासेस थी, ये आप 2 सेशन आपके थे, एक MCS 4th का था। अब मैंने उनको लिंक नहीं भेजा। अगर आप उस क्लास में से कोई स्टूडेंट था तो उसका मतलब है उसे अब ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और अगर आपकी क्लास में से था तो उसका मतलब वो दोबारा ज्वाइन कर लेगा, कर सकता है, तो पता चल जाएगा कि क्या है। बल्कि मुझे दूसरी क्लास में मैसेज आ रहे हैं बच्चों के कि सर हमारी मीटिंग खत्म हो गई, हमें दोबारा लिंक सेंड करें, बट आई विल जस्ट वैसे सर मलिक मक्खन जो है और से चलें जी, खैर कल हम अपना कंटिन्यू करते हैं फिलहाल। अच्छा जी, यहाँ तक आपको कंफ्यूजन है या इसमें कोई मसला है? नहीं सर ठीक है यहाँ तक तो। फिर सर जी तो शायद आप लीक कर गए। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ तक जो आपने फॉर का यूज़ देखा है वो ये था कि फॉर जो है वो किसी ना किसी सीक्वेंस के साथ यूज़ हो रहा है, लेकिन आप फॉर को बगैर किसी सीक्वेंस के भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने कहा कि जी हमें प्रिंट करना है कोई स्टेटमेंट को, नंबर ऑफ टाइम प्रिंट करना है, ठीक है। अब हम उसमें कोई किसी लिस्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, तो फिर हम कैसे यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, दिस इज व्हाट वी कॉल रेंज फंक्शन। जो रेंज फंक्शन है वो हमें पास बताता है कि आपने लूप को
प्री डिफाइंड टाइम रन करना है, ठीक है। टू लूप थ्रू अ सेट ऑफ कोड अ स्पेसिफाइड टाइम ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम वी कैन यूज द रेंज फंक्शन। The range function returns a sequence of the numbers starting from 0 by default and increment by 1 by default and ends at a specified number, ठीक है। तो रेंज का फंक्शन क्या करेगा, अब आप जहाँ पे सीक्वेंस यूज कर रहे थे, किसी लिस्ट का नाम यूज कर रहे थे, नंबर्स या फ्रूट्स, वहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, रेंज यूज करेंगे। रेंज एक फंक्शन है, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है, और फंक्शन के साथ हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं, तो पैरेंथेसिस आ जाएंगे। और उसके बाद उसने क्या किया है जी, उसके अंदर 3 वैल्यूज दे सकते हैं वैसे, स्टार्टिंग वैल्यू, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट वैल्यू और उसकी एंडिंग वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही वैल्यू दी है तो इसका मतलब है वो 0 से स्टार्ट करेगा बाय डिफॉल्ट, और 1 का उसमें इंक्रीमेंट होगा, और उसके बाद जो है अल्टीमेटली हाँ, और जो लास्ट नंबर होगा वहाँ तक वो रन करेगा, ठीक है। तो अगर आप रेंज के अंदर सिर्फ एक वैल्यू देते हैं तो इसका मतलब है आपने स्टार्टिंग पॉइंट और इंक्रीमेंट पॉइंट नहीं दिए हुए, ठीक है। तो इसका मतलब है वो 0 से शुरू करेगा और 1 का इंक्रीमेंट करेगा, कहाँ तक जाएगा, आखिरी वैल्यू तक, लेकिन आखिरी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा, उससे एक वैल्यू पहले जाएगा। मतलब अगर लास्ट रेंज में आपने n दी है वैल्यू तो वो n-1 तक जाएगा, ठीक है। अब ये देखें एक लूप है, फॉर i इन रेंज, रेंज के अंदर हमने क्या दिया, 4 दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट i, यानी i को प्रिंट करवाओ। तो अब i जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो i पहले क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, और 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर i में इंक्रीमेंट 1 का हो जाएगा तो i 1 हो जाएगा, फिर i में इंक्रीमेंट 2 का होगा तो 2 हो जाएगा, और फिर इंक्रीमेंट होगा तो ये 3 हो जाएगा, और उसके बाद 4 इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये 0 से चलेगा और 0 1 2 3 चला है 4 टाइम, लेकिन बेसिकली जो i की वैल्यू है वो बेसिकली 0 से स्टार्ट कर रहा है उसको। तो इसको वो कहते हैं जी हमारे पास क्या है, ये रेंज का फंक्शन है, ठीक है। अगर इसी के अंदर आप ये जैसे हमने इसको रेंज ये क्या करेगी, नंबर्स को काउंट करेगी, ये मतलब 3 नंबर तक जाएगी वहाँ पे। अगर हम ऊपर वाले में भी लगाएं जहाँ हमने सीक्वेंस बनाया था, तो वहाँ रेंज 3 डिजिट तक जाएगी, उसके बाद रुक जाएगी, या ये 0 से 4 डिजिट तक, मतलब नंबर जहाँ 4 आ जाएगा वहाँ खत्म हो जाएगा। जो रेंज के अंदर आप वैल्यू दे रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे वैल्यू है जी 4, ठीक है, तो ये 4 से एक वैल्यू लेस चलेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो काउंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से काउंट हो रहा है, 0। ठीक है। अब आप देखें, आपने रेंज में 4 दिया तो लूप कितनी दफा चला, 4 टाइम चला, 4 टाइम चला। रेंज में भी 4 है, लूप भी कितनी दफा चल रहा है, 4 टाइम चल रहा है। लेकिन i में जो वैल्यूज हैं वो 0 से स्टार्ट हो रही हैं और वो n-1 तक चली। सही सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने लूप 10 टाइम चलाना है तो आप रेंज में क्या रखेंगे, 10 ही रखेंगे, ठीक है। तो फिर वो 0 से 9 तक चलेगा। वो 0 से 9 तक चलेगा अगर i की वैल्यू को आप डिस्प्ले करवाते हैं। अगर आप इसमें i नहीं डिस्प्ले करवाते, आप यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं हेलो पाइथन, ठीक है, तो इसका मतलब है 4 दफा हेलो पाइथन प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अब आप तो i प्रिंट ही नहीं करवा रहे हैं, आप इसके अंदर लिख दें हेलो पाइथन, तो ये आपका हेलो पाइथन 4 दफा हो जाएगा। तो मैं इसको कॉपी करके इसको मैं रन करता हूँ वहाँ पे। सही सर। जीरो 1 2 3 ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ कोई भी ऐसा मैसेज दे देता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ तो 4 दफा पी वाई कर दिया, ठीक है। प्रोग्राम वाली वो जो फाइल हमारे पास शो नहीं हो रही, सिर्फ ये यहीं पे शो हो रहा है। ये आउटपुट विंडो शेयर नहीं हो रही आपके साथ। अच्छा अच्छा, एक मिनट होल्ड करो। वो ऑनलाइन जो एडिटर है ना वो शो नहीं हो रहा सर। अब देखें आ गया, अभी तक नहीं आ रहा। अब आ गया सर, अब आ गया। चलो अच्छा ठीक है, चले। तो यहाँ पे हमने वही किया, फॉर आई इन रेंज 4 और प्रिंट पी वाई, ठीक है। तो अब उसने पी वाई को 4 दफा प्रिंट करवा दिया। अगर आप पी वाई की जगह पे यहाँ पे कर देते हैं जी आई, तो वही आउटपुट हमारे पास आ जाएगी 0 से लेके 0 1 2 और 3, ठीक है। अगर आप रेंज की वैल्यू चेंज कर देते हैं, आप कहते हैं जी वैल्यू मैं कर देता हूँ सपोज करें जी 10, तो ये क्या आउटपुट आनी चाहिए हमारे पास 0 to 9, ठीक है। 9 लूप 10 टाइम ही चल रहा है आपका, यानी रेंज में आप जो वैल्यू दे रहे हैं लूप आपका एग्जैक्टली उतनी दफा चल रहा है। लेकिन अगर आप उस वैल्यू को उठाना चाहते हैं तो वो आपके पास 0 से 9 की रेंज में आ जाएगी। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। अब
अब ये दोबारा शेयर करूँ, ये हो रही है, स्लाइड शेयर हो रही है आपके साथ? स्लाइड सब नहीं हुई सर। नहीं हो रही? ओके फाइन। अच्छा जी, अब होगी स्लाइड शेयर आपके साथ? यस सर। अच्छा, अब ये एग्जांपल दी हुई है, रेंज की एग्जांपल्स हैं रेंज फंक्शन की, फॉर x इन रेंज 5 और 11, ठीक है। अब इसका मतलब है कि आप 5 से लेके 11 - 1 तक जाना चाहते हैं, ठीक हो गया। तो लूप आपके कितनी दफ़ा चलेगा? 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर आप नंबर काउंट करें तो 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो यानी अगर 5 से काउंट करेंगे तो 5 से 10 तक हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हम 11 तक नहीं जा रहे। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पहले तो इस केस के अंदर तो स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो कोई नहीं था, वो 0 था बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अब इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? 5 है। तो अब जो x की वैल्यू है वो 5 से शुरू करेगा और 5 से चलेगा और 11 - 1 तक जाएगा, यानी 10 तक जाएगा। तो उसने आउटपुट दे दी 5 6 7 8 9 और 10। और ये अगर आप काउंट करें तो ये लूप चला कितनी दफ़ा? ये 6 टाइम चला। अब 6 टाइम कैसे चला? तो देख लें, 11 - 5 जो है वो बेसिकली 6 ही होता है, ठीक है। तो इसलिए आज Yes, sir. हमारे पास जो है वो लूप आपका उसके मतलब यानी कि जो लास्ट वैल्यू उसमें से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दें, जो डिफरेंस आएगा लूप उतनी दफ़ा चलेगा। और अगर वैल्यू की बात करेंगे तो जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो शामिल होगी इसमें, लेकिन जो लास्ट वैल्यू वो उसमें शामिल नहीं होगी, ठीक है। बाद दफ़ा ये होता है ना कि आपने लूप चलाने हैं 10 से 15 दफ़ा, ठीक है, यानी 10 से स्टार्ट हो और 15 तक चले। तो इन दैट केस पर आप 10 से 16 तक चलाएंगे तो वो 10 से लेके 15 तक चल जाएगा। अच्छा, इसकी सेकंड एग्जांपल है जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया a, एक वेरिएबल ले लिया b। अब आपने कहा फॉर x इन रेंज a एंड b, तो बजाय इसके कि आप कांस्टेंट वैल्यू देते 5 और 11, अब आपने क्या दे दिया? a और b दे दिया। अब a में क्या है? 10, b में क्या है? 15। तो ये लूप आपका चलेगा 10 से लेके 14 तक, 10 11 12 13 और 14। क्योंकि b में हमारे पास 15 है तो उससे एक वैल्यू कम चलेगा। और अगर कितनी दफ़ा चलेगा तो 15 - 10, तो इसका मतलब है 5 दफ़ा चलना चाहिए। तो ये लूप आपका 5 दफ़ा ही चल रहा है। और तीसरी एग्जांपल है जिसके अंदर आप इंक्रीमेंट को भी चेंज कर रहे हैं। अब आप रेंज में 3 वैल्यूज दे रहे हैं, रेंज 2, 10, 3। अगर 2 वैल्यू दे रहे हैं तो वो स्टार्टिंग और एंडिंग है। 1 वैल्यू दे रहे हैं तो वो सिर्फ एंडिंग है और वो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा और उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा। 2 वैल्यूज दे रहे हैं रेंज में तो इसका मतलब है 2 आर्गुमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो स्टार्टिंग और एंडिंग है, इंक्रीमेंट उसमें भी 1 का ही होगा। लेकिन अगर आप 3 दे रहे हैं तो ये स्टार्टिंग है 2, ये एंडिंग है 10 और ये जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो 3 है। इसका मतलब है अब इंक्रीमेंट 1 का नहीं होगा बल्कि 3 का होगा। तो आपने 2 से स्टार्ट किया और 10 से पहले रहना है और इंक्रीमेंट 3 का करना है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 2, फिर 2 में 3 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट 5, और 5 में फिर 3 ऐड कर दें, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 8। अब 8 के बाद आप उसमें 3 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। वो आपकी 10 की लिमिट से बाहर निकल जाएगा, तो लिहाजा उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और लूप आपका सिर्फ 3 दफ़ा चला, ठीक हो गया। अगर आप ये 2 कर देते तो फिर ये 2 4 6 8 इस शक्ल में चल रहा होता। अगर आप इसको 4 कर देते तो फिर ये हमारे पास 2 6 और 10 इस शक्ल में चल रहा होता। इस तरीके से हमारे पास जो है वो डिफरेंट हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं जब हमारे पास रेंज के अंदर 3 वैल्यू दे रहे हैं। सर जी जी सर पूछें बच्चे। सर ये इंक्रीमेंट ऑफ 3 की सही समझ नहीं आई, तो दोबारा समझाइएगा। अच्छा, मैं इसको ना कोड करता हूँ वहाँ पे उसके साथ मैं बताता हूँ। ओप्स, एक तो ये हमारा एक्स इन रेंज। अच्छा, अच्छा जी, इसमें हमारे पास स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ, ये प्रोग्रामिंग वाली ऑनलाइन कंपाइलर? यस सर। अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें हमारे पास है जी फॉर x इन रेंज 2, 10, 3। अब 2 जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक हो गया। 10 हमारा क्या है? एंडिंग पॉइंट है। इसका मतलब है 2 और 10 के दरमियान रहेगा। ये जो 3 है ये हमारा इंक्रीमेंट है। अभी तक हम इंक्रीमेंट क्या कर रहे थे? 1 का इंक्रीमेंट कर रहे थे, तो 2 3 4 कर रहा था।
अब हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं 3 का, तो इसका मतलब है जो इनिशियल वैल्यू है जो कि 2 है, उसके बाद जब उसमें सेकंड वैल्यू आएगी तो वो 2 के बाद 3 नहीं आएगी, बल्कि 2 में 3 ऐड होगा, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी 2 + 3 5। ठीक है, फिर 5 के अंदर नेक्स्ट एडिशन जो होगा वो 1 का नहीं होगा बल्कि 3 का होगा, यानी जो जंप आ रहा है इसमें वो 3 का जंप आ रहा है, 2 का जंप आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे 3 दिया। अगर आप यहाँ पे 2 दे दें तो फिर हमारे पास जो है वो जंप क्या आ रहा होगा, ये 2 फर्स्ट वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट 2 के बाद फिर उसमें 2 ऐड करते जाओ क्योंकि हमारे पास इंक्रीमेंट 2 का है। अगर इंक्रीमेंट 3 का होगा तो उसमें 3 ऐड करो, अगर इंक्रीमेंट 4 है तो उसमें 4 ऐड करो, 5 है तो 5 ऐड करो, और कब तक करो, जब तक कि वो वैल्यू 10 से स्मॉलर रहे। जैसे वो 10 के बराबर पहुंचती है यानी 9 तक वो एक्सेप्ट करेगा, 9 के ऊपर जितनी भी वैल्यू होंगी 10 11 12 उस सबको वो क्या कर देगा, यानी वहाँ पे रोक देगा। तो अब उसने 2 से स्टार्ट किया, फर्स्ट वैल्यू 2 ही आ गई, सेकंड वैल्यू 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई, नेक्स्ट 10 होना था, लेकिन चूंकि वो लास्ट वैल्यू को नहीं लेता, 10 - 1 तक उसे जाना चाहिए, नहीं 9 तक जाना चाहिए, तो लिहाजा उसने 10 को स्किप कर दिया और लूप हमारा टर्मिनेट हो गया। लूप कितनी दफ़ा चला, 4 दफ़ा चला। इंक्रीमेंट आप बढ़ा देंगे तो लूप की तादाद हमारी कम हो जाएगी। लूप आप इंक्रीमेंट कर दें 4 का, ठीक है, तो और आप इसको कर दें से जी 1 से, तो अब क्या होगा जी 1 5 और 9, ठीक हो गया। अब 9 के बाद क्योंकि वो 10 की कंडीशन आ गई तो लिहाजा वो नहीं चलाएगा। समझ आ गया इंक्रीमेंट वाला इशू? यस सर। समटाइम्स हमारी ना कोडिंग में रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमने इंक्रीमेंट जो है वो 1 का नहीं बना होता। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि जी 5 का टेबल लिखें, ठीक है, तो आप 5 के टेबल के अंदर आपको इंक्रीमेंट कितने का कर रहे होते हैं, 5 के बाद आप 10 पे जा रहे होते हैं, फिर 10 के बाद आप 15 पे जा रहे होते हैं, तो आपका जो इंक्रीमेंट है वो 5 का होता है। तो उस केस में फिर आप यहाँ पे रेंज के फंक्शन में इंक्रीमेंट अपनी मर्जी का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके हिसाब से आप जो है वो वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे। पॉइंट क्लियर है जी? यस यस सर। फाइन। तो चलो, अच्छा यहाँ पे हमारे पास रेंज का फंक्शन हो गया कंप्लीट। अच्छा, आखिरी चीज़ जो फॉर लूप के हवाले से होती है कि आप फॉर लूप के साथ ना ऑप्शनल एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है आप यूज़ करें, जैसे इफ़ के साथ एल्स ऑप्शनल होता है लेकिन अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जी हमें फॉर के साथ एल्स भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो क्या है जी, एल्स कीवर्ड इज इन अ फॉर लूप स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये शेयर हो रही है आपके साथ स्लाइड या नहीं? अभी तो नहीं हुई सर। नहीं सर, नहीं हो रही। राइट, नो सर, नहीं हो रही। आई थिंक सर अब हो जाए, चेंजिंग हो रहा है। हो गई स्लाइड? नो सर। स्लाइड शेयर हो गई है आपके साथ? यस Yes, सर, sir. हो गई हो गई। अच्छा जी, तो एल्स का कीवर्ड है तो वो ऑप्शनल है, आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज नहीं। तो उसका मकसद क्या होता है कि एल्स कीवर्ड इन अ फॉर लूप स्पेसिफाइज अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी नो एग्जीक्यूटेड सर, अभी तक तो नहीं हुई। लूप इज फिनिश्ड, ठीक है, देन लूप इज फिनिश्ड, तो एल्स का कीवर्ड जो है वो ब्लॉक हमारा लाजमी चलेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है जी फॉर एक्स इन रेंज 4, वही वाला है, और प्रिंट एक्स करे, और एल्स में क्या कह रहा है, प्रिंट फाइनली फिनिश। तो इसमें आउटपुट में क्या आएगा, पहले वो 0 से 0 1 2 3 तक जाएगा और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, फाइनली फिनिश आ जाएगा। तो एल्स का लूप, एल्स का ब्लॉक यानी कि एल्स का जो स्टेटमेंट है, जब लूप खत्म होगा तो फिर एल्स का ब्लॉक लाजमी आपके पास चलेगा। तो वो बेसिकली अगर आप कोई ऐसी स्टेटमेंट रखना चाहते हैं जो कि आप चाहते हैं कि इस लूप के बाद ये स्टेटमेंट लाजमी चले, तो फिर आप क्या लगाएंगे, एल्स लगाएंगे। एल्स कब चलेगा, जब हमारा लूप फॉल्स हो जाएगा। अगर लूप 5 दफ़ा ट्रू हो गया तो 5 दफ़ा लूप एल्स नहीं चलेगा। जब छठी दफ़ा लूप फॉल्स हो जाएगा फिर आपका एल्स चलेगा और उसके बाद फिर बाकी स्टेटमेंट जो है वो चल जाएंगी। लेकिन ये ऑप्शनल है, इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ना करें। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है यहाँ तक तो ये जो डिस्कशन थी ये हमारे पास फॉर लूप के हवाले से थी। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल लूप। वाइल लूप जो है वो सिंपल लूप है, इसके ये किसी आइटरेटर या सीक्वेंस के ऊपर नहीं चलता, ठीक है, यानी ये आपने सिंपल, इसमें आपके पास वेरिएबल्स होते हैं और आपने कोई कंडीशन होती है और आप उसके बेसिस के ऊपर इसको चलाते हैं, और उसके अंदर आपने किसी वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है और बार बार उसकी कंडीशन को चेक करना होता है, और जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है वाइल लूप चलता रहेगा, और जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है,
तो while loop is used to execute a block of statement repeatedly until a given condition is satisfied. When the condition become false, the line immediately after the loop in program is executed. ठीक है, कि जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी लूप चलेगा, जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप भी हमारा खत्म हो जाएगा और उसके बाद की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एग्जांपल है कि जो सिंटैक्स है वो क्या है जी, while का कीवर्ड हमारा, ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस और उसके अंदर हमारे पास कोई कंडीशन वही है जैसे हमने इफ एल्स में लगाई थी कि जी काउंट इज लेस देन 3। अब कंडीशन क्या है कि काउंट की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए। जब तक काउंट 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही काउंट 3 के बराबर हो जाएगा या 3 से इंक्रीमेंट हो जाएगा उसमें, तो फिर वो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब आपने काउंट को क्या रखा, 0, वाइल लूप लगाया, काउंट लेस देन 3 और आगे कॉलन। याद रखिएगा वाइल लूप और फॉर लूप दोनों में कॉलन आएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास वो इफ के अंदर कॉलन आ रहा था, एल्स में कॉलन आ रहा था, इसी तरीके से फॉर और वाइल में भी कॉलन आएगा। और जब ये तो हमारे हो गई हमारे पास वाइल कंडीशन, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास आ गई बॉडी, ये दोनों स्टेटमेंट। तो क्या करना है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी काउंट की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दो और प्रिंट हेलो पाइथन, प्रिंट कर दो हेलो पाइथन। और जब ये लूप खत्म होगा तो एंड में प्रिंट करा दो दी एंड, ठीक है। अब जब काउंट चलेगा तो फर्स्ट टाइम काउंट 0 से इनिशियलाइज होगा। अब काउंट में 0 है, 0 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, बताएं। सर ट्रू है। ट्रू हो गई सर। ट्रू हो गई तो हम वाइल की बॉडी में चले जाएंगे, वहां पे जाके क्या होगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो काउंट में 0 था, अब काउंट में क्या आ जाएगा, काउंट में 1 आ जाएगा सर। 1 आ जाएगा। और प्रिंट हेलो पाइथन, एक दफा हेलो पाइथन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर दोबारा किस में जाएगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हमने कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगी हमने आगे नहीं जाना। तो यहाँ से दोबारा किस में जाएगा, इसी कंडीशन को जाके चेक करेगा। अब कंडीशन क्या है, काउंट इज लेस देन 3। अब काउंट में हमारे पास क्या है, 1 है, कंडीशन बन रही है 1 इज लेस देन 3, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है, ट्रू है सर। ट्रू है। तो नेक्स्ट टाइम फिर बॉडी में जाएगा और काउंट क्या हो जाएगा, काउंट 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और फिर दोबारा वो हेलो पाइथन प्रिंट करवाएगा सेकंड टाइम, फिर दोबारा वो जाएगा। अब काउंट हमारे पास 2 है, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स ट्रू है सर। अगेन ट्रू है, 2 इज लेस देन 3, ट्रू है। 2, अच्छा 2 सही है। लेस देन 3, ठीक है। तो 2 3 ट्रू है ये कंडीशन। तो अब दोबारा जाएगा और काउंट में अब क्या हो जाएगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो काउंट में क्या हो जाएगा, और पाइथन दोबारा प्रिंट हो जाएगा। अब जाएगा, अब काउंट में हमारे पास 3 है, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है सर। फॉल्स है सर। फॉल्स है क्योंकि ये लेस देन है। हाँ, अगर लेस देन इक्वल टू का साइन होता ना तो फिर ये अभी भी ट्रू हो जाता, लेकिन चूंकि अब लेस देन 3 इज नॉट लेस देन 3, 3 इज इक्वल टू 3 है, तो लिहाजा ये फॉल्स हो जाएगा। और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो फिर वो निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, दी एंड के ऊपर जाएगा। तो इसमें आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, कितनी दफा हेलो पाइथन आएगा, 3 टाइम्स सर। 3 टाइम आएगा। 1 के लिए और थर्ड टाइम 2 के लिए, यानी काउंट जब 0 था तब प्रिंट हुआ, काउंट 1 था फिर प्रिंट हुआ, काउंट 2 था फिर प्रिंट हुआ। जब काउंट 3 हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर हम लूप के अंदर नहीं गए बल्कि हम आगे चले गए और दी एंड प्रिंट हो गया। तो बेसिकली 3 टाइम हेलो पाइथन प्रिंट होगा और आखिर में फिर दी एंड है वो भी एक दफा प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं। अल्लाह अकबर, तो ये यहाँ से लाने में प्रॉब्लम आ जाता है। चलो जी, ओहो ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ या नहीं हो रही, प्रोग्रामिंग ऑनलाइन कंपाइलर की? नो सर। हमें चेंज करना पड़ेगा इसका मतलब है। हाँ जी, हो गई। यस सर। यस सर हो गई है। अब हमने वही कोड यहाँ पे लिखा है, अब इसको हम रन करते हैं तो वही 3 टाइम हेलो पाइथन हेलो पाइथन हेलो पाइथन और उसके बाद दी एंड उसने उसको प्रिंट करवा दिया। तो अब अगर आप इसको बढ़ा दें, आप कहते हैं जी से मैं इसको ये कर देता हूँ, बताएं क्या चेंज आएगा,
मैंने लेस देन काउंट लेस देन 3 के बजाय मैंने कर दिया काउंट लेस देन इक्वल टू 3, पड़ेगा। फिर भी सर, अब फोर जो- टाइम आएगा, 4 टाइम। अब अब वो पाइथन 4 टाइम प्रिंट होगा। बिल्कुल 4 टाइम प्रिंट होगा, क्योंकि अब वो 3 के लिए भी वो ट्रू होगा। हाँ, जब वो 4 होगा तो फिर वो जो है वो प्रिंट नहीं होगा। हम इसमें एक काम और करते हैं कि हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं उसकी वैल्यू, क्या कहते हैं आपको, काउंट की वैल्यू, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे पास काउंट में बेसिकली क्या है और लूप कब चल रहा है और कब नहीं चल रहा है। ठीक है जी। तो अब हम बेसिकली कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ काउंट 1 हेलो पाइथन, वैल्यू ऑफ काउंट 2 हेलो पाइथन, वैल्यू ऑफ काउंट 3 हेलो पाइथन, वैल्यू ऑफ काउंट 4 हेलो पाइथन। तो हमारे पास जो होगा। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, हमने तो काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया था, तो उसने जो प्रिंट करवाया वो वैल्यू ऑफ काउंट 1 प्रिंट करवाया। ये कोई अजीब सी बात नहीं हो रही? और फिर यहाँ पे वैल्यू 4 कर रहा है, जबकि हमारे पास वो 4 पे टर्मिनेट हो गया था। ये ऐसा क्यों कर रहा है? सर ये इसलिए हुआ है क्योंकि जब पहली दफ़ा चला है तो काउंट में 0 था, उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। तो आगे जाके जब इंक्रीमेंट हुआ तो वो वैल्यू 1 हो गई। और ये 4 इसलिए प्रिंट हुआ है कि जब लास्ट 3 था तो उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। और जब वैल्यू 4 हो गई है तो कंडीशन फॉल्स हुई है, उसके बाद फिर लूप जो है वो बाहर आ गया है। बिल्कुल इसलिए सर ये सही आपने बताया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गौर करें, प्रिंट हम बाद में कर रहे हैं, इंक्रीमेंट हम पहले कर रहे हैं। इनिशियली 0 था, लेकिन हमने पहले इंक्रीमेंट किया फिर प्रिंट किया, तो 0 से इंक्रीमेंट करके 1 हो गया, तो पहली वैल्यू 1 प्रिंट हो रही है। इसी तरीके से जब लास्ट टाइम चल रहे थे, जब 3 पे थे कंडीशन, तो वो उसने इंक्रीमेंट करके 4 कर दिया। अच्छा, इसको हमने सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी स्टेटमेंट को सिर्फ आगे पीछे कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी पहले प्रिंट करवाओ फिर काउंट में इंक्रीमेंट। अब आपको लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर हो गया, क्योंकि अब एग्जैक्टली वो उसी तरह आ रहे हैं वैल्यूज जिस तरह हमारा लूप चल रहा है। यानी फर्स्ट टाइम काउंट में यस सर 0 है तो वो 0 कह रहा है, दूसरी दफ़ा 1 है फिर 1 कह रहा है, 2 कह रहा है 2 है, 3 है 3 है। तो सिर्फ हमने किया क्या, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को आगे पीछे कर दिया। पहले इंक्रीमेंट कर रहे थे फिर प्रिंट कर रहे थे, तो वैल्यू बढ़कर आ रही थी, एक एक आगे बढ़ गए, 0 की बजाय 1 आ गई, 1 की बजाय 2 आ गई, एंड सो ऑन। और अब हमने क्या किया, पहले प्रिंट करवाया तो उसने एक्चुअल वैल्यू ली, यानी फर्स्ट टाइम 0 ली, फिर उसने इंक्रीमेंट किया, नेक्स्ट टाइम 1 लिया, फिर इंक्रीमेंट लिया, फिर 2 लिया, फिर इंक्रीमेंट लिया, 3 लिया, इंक्रीमेंट लिया, और 3 के बाद 4 नहीं डिस्प्ले करवाएगा क्योंकि होगा। तो बाज़ दफ़ा हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर्स ना सिर्फ यही होते हैं कि स्टेटमेंट हमारी सही सीक्वेंस में नहीं होती। आगे पीछे करने से आउटपुट में फ़र्क आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। एडिशन पहले करें फिर प्रिंट करें, मल्टीप्लिकेशन पहले करें फिर प्रिंट करें, या पहले प्रिंट करें और बाद में आप कंप्लीशन करें, तो आउटपुट में फ़र्क आ जाता है। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि एक तो सही स्टेटमेंट हो और फिर वो सही स्टेटमेंट अपने सही ऑर्डर पे और अपनी सही जगह पे। तो ये हमारे पास जी फॉर लूप था। अच्छा जी, और इसके अलावा इसमें हमारे पास कुछ है, हाँ 2 स्टेटमेंट हैं, एक है ब्रेक स्टेटमेंट और एक है पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं लूप के साथ क्वाइट ऑफनली। और वो जो है 2 स्टेटमेंट हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, एक हमारे पास कहलाती है ब्रेक स्टेटमेंट, एक हमारे पास कहलाती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये दोनों लूप्स ये हर लूप में इस्तेमाल होती हैं, यानी फॉर लूप में भी इस्तेमाल हो सकती हैं और वाइल लूप में भी हो सकती हैं। इनका खास पर्पस है वो क्या है। ब्रेक स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि बाज़ दफ़ा हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि लूप ने से जी चलना है 10 टाइम, ठीक है, वाइल लूप है 10 टाइम चलेगा, फॉर लूप है रेंज का फंक्शन आपने 10 लगा रखा है तो 10 टाइम चलेगा, या लिस्ट है, लिस्ट के अंदर 10 एलिमेंट है तो फॉर लूप 10 टाइम चलेगा। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि दरमियान में कोई एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि अगर वो कंडीशन मीट हो जाए तो फिर हमें बाकी लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उस लूप को हम दरमियान में से क्या करना चाह रहे हैं, ब्रेक करना चाह रहे हैं। एक तो ये ना कि 10 टाइम चला, 1 से लेकर 10 तक चलेगा, उसके बाद वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हो सकता है 3 दफ़ा चले और उसके बाद वो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाए या वो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए। तो हम 3 के बाद फिर चौथा 5वीं दफ़ा लूप नहीं चलाना चाहते। 3 के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद, किसी भी जगह पे हम 10 से पहले कहीं पे भी हम लूप को अगर ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तोड़ने का मतलब है हम लूप की बकाया जितना चल गया, बकाया हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। ब्रेक अक्सर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती है और उसका मकसद यही होता है कि आप किसी भी लूप को या किसी भी ब्लॉक को ब्रेक करके उससे आप बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट यही होता है। तो इसका फ्लो चार्ट है ब्रेक स्टेटमेंट का कि जी हमारे पास स्टार्ट, उसके बाद हमारे पास कंडीशन, सर स्क्रीन शेयर कर दो सर।
स्क्रीन शो करते हैं, दूसरे ऑनलाइन वाली शो हो रही है, दूसरी नहीं हो रही। एक मिनट नहीं हो रही सर। जी जी मैं करा देता हूँ। अच्छा जी, हो गई स्क्रीन शो। यस सर। अब यहाँ पे हमारे पास है जी स्टार्ट, उसके बाद हमारी कंडीशन, ये हमारी लूप की कंडीशन है, ठीक है। लूप की कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे वाइल है काउंट इज लेस देन 3, ट्रू हो गया, तो हम लूप बॉडी ऑफ लूप में चलेगा। बॉडी ऑफ लूप के अंदर ही हमारे पास एक और कंडीशन लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक कंडीशन, ठीक है। यानी एक और इफ लगा हुआ होगा। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम क्या करेंगे, उस लूप को टर्मिनेट करेंगे और हम लूप से बाहर आ जाएं। यानी अब अगर लूप चलना था 10 दफ़ा, लूप 1 टाइम चला, 2 टाइम चला, 3 टाइम जब चल रहा था तो कंडीशन ब्रेक की कंडीशन ट्रू हो गई। 1 टाइम में वो ब्रेक की कंडीशन फॉल्स हुई, सेकंड टाइम में भी ब्रेक की कंडीशन फॉल्स हुई, लेकिन जब थर्ड टाइम लूप चल रहा था ब्रेक की कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब आप क्या करेंगे, ब्रेक की कंडीशन की वजह से जब आपने ब्रेक की स्टेटमेंट चलाई तो फिर आप लूप की जो यानी कि नेक्स्ट एग्जीक्यूशन थी 4 से लेकर 10 तक, वो आप नहीं करेंगे, बल्कि आप लूप को कहाँ ले यानी लूप आपका खत्म हो जाएगा और आप कहाँ जाएंगे, एट द एंड ऑफ लूप आ जाएंगे। यानी लूप के बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाकी जो लूप है वो आपका क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। यानी आपने लूप को दरमियान से ब्रेक कर दिया। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ब्रेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो दोबारा हम किस पे चले जाएंगे, नॉर्मल लूप के कंडीशन पे चले जाएंगे और फिर वो ट्रू है तो फिर बॉडी ऑफ लूप में आएंगे। और ये ब्रेक की जो कंडीशन है ये लगेगी कहाँ, लूप की बॉडी के अंदर लगेगी, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जी, ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप कंटेनिंग इट, ठीक है जी। कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम फ्लो टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है। जब भी ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी तो कहाँ चला जाएगा, आफ्टर द लूप बॉडी वहाँ पे चला जाएगा कंट्रोल। अब यहाँ पे एक फॉर वेरिएबल इन स्ट्रिंग, ठीक है जी, और इफ वैल्यू इज आई ब्रेक प्रिंट वैल्यू और प्रिंट दी एंड, ठीक है। अब ये एक स्ट्रिंग है, string, स्ट्रिंग से मुराद है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, वैसे नाम उसका स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते थे, ABC XYZ पाइथन जावा पाकिस्तान कुछ भी रख लें, ठीक है। अच्छा, अब ये स्ट्रिंग होता है ना, तो स्ट्रिंग के अंदर जो लूप चलता है ना, फॉर लूप जब स्ट्रिंग के साथ चलाते हैं तो वो हर अल्फाबेट पे चलता है। अभी हमने देखा था ना, लिस्ट है तो लिस्ट के हर एलिमेंट पे चलता है। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है। मोर देन 1 अल्फाबेट होते हैं इसमें, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जितने अल्फाबेट हैं वो लूप उतनी दफ़ा चलेगा। तो ये लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 टाइम। इसमें क्यों 6 कैरेक्टर्स हैं, 6 अल्फाबेट हैं स्ट्रिंग के अंदर। अगर आप वर्ड लिख दें जी BBA, तो वो लूप कितनी दफ़ा चलेगा, वो 3 टाइम चलेगा। BBA, एक दफ़ा B, फिर एक दफ़ा B, फिर एक दफ़ा A। तो यदि स्ट्रिंग पे अगर आप लूप चलाएंगे तो स्ट्रिंग में जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं उतनी दफ़ा लूप चलता है, फॉर लूप। तो अच्छा, अब चलना कैसे था, पहले वैल्यू में क्या आएगा S, फिर वैल्यू में क्या आएगा T, फिर क्या आएगा R, फिर क्या आएगा I, फिर N, फिर G, और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने लूप लगाया, उसके अंदर आपने एक कंडीशन लगा दी, इफ वैल्यू इज इक्वल टू I, यानी वैल्यू में क्या वैल्यू आ जाए, वैल्यू में वैल्यू इज इक्वल टू हो जाए I के, तो क्या करो, ब्रेक कर लो, ठीक है। फिर क्या कर दो, ब्रेक करो। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ब्रेक वाली चलेगी स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ब्रेक नहीं चलेगा। अच्छा जी, अगर ब्रेक नहीं चलेगा तो फिर क्या करेगा, प्रिंट वैल्यू। तो उसका मतलब है वैल्यू में जो वैल्यू है वो आप प्रिंट कर दो। अब वैल्यू में फर्स्ट टाइम क्या होगा, S। अब हम लूप चलाते हैं, तो फॉर वैल्यू इन स्ट्रिंग, तो वैल्यू किसको पॉइंट कर रहा है, S को पॉइंट कर रहा है। इफ वैल्यू इज इक्वल टू I, कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि हम वैल्यू में S है जबकि हम चेक कर रहे हैं I, तो I इज नॉट इक्वल टू S, तो लिहाजा हम ब्रेक को नहीं चलाएंगे। हम कहाँ चले जाएंगे, प्रिंट पे चले जाएंगे और प्रिंट करेंगे वैल्यू में क्या था, S, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, S, ठीक हो गया। फिर सेकंड टाइम लूप चलेगा, अब वैल्यू किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट अल्फाबेट को, वो हमारा क्या है, T, तो वैल्यू इज इक्वल टू T। फिर कंडीशन चेक करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू I, नो, तो लिहाजा कंडीशन फॉल्स। फिर हम किस पे जाएंगे, प्रिंट में, और वहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, T प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम फिर चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R, ठीक है, वैल्यूज R, तो वैल्यूज इक्वल टू I, अगेन फॉल्स। फिर हम किस पे चले जाएंगे, प्रिंट में, और वहाँ जाके वैल्यू पे प्रिंट करवा देंगे, तो वैल्यू में क्या है, R प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वैल्यूज इक्वल टू I, फोर्थ कैरेक्टर, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या होगी, वैल्यू इज इक्वल टू I, तो अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू में भी I है और हम I के साथ ही चेक कर रहे हैं, तो यस I इज इक्वल टू I। तो अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम क्या करेंगे, इस इफ में चले जाएंगे, और इस इफ के अंदर क्या है, ब्रेक। जैसे ही हम ब्रेक में चलेंगे बाकी तमाम लूप एग्जिट होगा और हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा आफ्टर द लूप बॉडी। ये हमारा इस प्रिंट पे चला जाएगा, ना ये प्रिंट चलेगा और ना ही बाकी NG के साथ हमारा फॉर लूप चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रिंट क्या हो जाएगा, दी एंड।
तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, str और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, दी एंड आ जाएगा। ये क्लियर हो गया जी, ये समझ आया आप लोगों को ब्रेक स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट? यस सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, तो ब्रेक का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ब्रेक बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा और चलेगा और ब्रेक के ऊपर नॉर्मली कोई कंडीशन लगी होगी, तो वो कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगी तो ब्रेक चलेगा, और जब ब्रेक चलेगा तो वो बाकी लूप की जो एग्जीक्यूशन है उसको क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, और लूप जो है वो कंट्रोल जो है वो लूप के बाद चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ब्रेक, जो लूप को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये हमेशा कंडीशन के साथ ही इस्तेमाल होती है। अगर कंडीशन होगी तो ब्रेक होगा, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ब्रेक नहीं होगा, और फिर लूप नॉर्मली 10 टाइम चलना था तो 10 टाइम ही चलेगा। अच्छा जी, इसी से मिलती जुलती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू का मतलब है द स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड अ लूप फॉर द करंट आइट्रेशन ओनली। लूप डज नॉट टर्मिनेट बट कंटिन्यूज ऑन विद द नेक्स्ट आइट्रेशन। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में होता क्या है कि आपके पास अगेन लूप की बॉडी में लगा हुआ है, लेकिन इसमें ना लूप ब्रेक नहीं होता, बल्कि जो लूप की करंट आइट्रेशन होती है, और अब सपोज करें लूप की बॉडी में 5 स्टेटमेंट हैं, पहली 2 स्टेटमेंट हैं, फिर तीसरी जो है वो हमारी कंडीशनल कंटिन्यू है, और उसके बाद 4th और 5th है। तो अगर 1 और 2 चली किसी भी आइट्रेशन में, और उसके बाद जो हमारी कंटिन्यू है उसकी कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर क्या होगा, वो जो कंटिन्यू के बाद जो लूप की बॉडी की स्टेटमेंट है वो नहीं चलेंगी बस, ठीक है, और अगली आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी जो एक आइट्रेशन में 5 स्टेटमेंट ने चलना था, अब और कंटिन्यू जो थी वो 3rd स्टेटमेंट थी, उसके बाद यानी 4th और 5th थी। अब पहली आइट्रेशन हुई, पांचों की पांचों चल गई, कंटिन्यू के अलावा बाकी सब चल गई, यानी 1 2 भी चली और 4 5 भी चल गई। सेकंड में भी 1 2 चली, 4 5 चली। अब थर्ड पे जब आए तो 1 2 तो चली, वो कंटिन्यू से पहले थी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू भी चल पड़ी, यानी जो एक कंटिन्यू की कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब फिर 4 और 5 जो है वो 3rd आइट्रेशन में नहीं चलेगी, और फिर हम कहाँ चले जाएंगे, हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे यानी 4th आइट्रेशन पे चले जाएंगे। जितनी दफ़ा कंटिन्यू ट्रू होगा, कंटिन्यू के बाद की जो लूप की बॉडी है वो स्किप हो जाएगी, और हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाएंगे। ब्रेक में क्या होगा कि जब भी ब्रेक चलेगा आपका पूरा लूप ही खत्म हो जाएगा, नहीं नेक्स्ट आइट्रेशन भी नहीं होगी। कंटिन्यू में नेक्स्ट आइट्रेशन होगी, लेकिन जो करंट आइट्रेशन है उसकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये उसका फ्लो चार्ट है। स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरा ख्याल हो रही है। यस सर, हो रही है। तो अब हमारे पास स्टार्ट है, उसके बाद हमारे लूप की कंडीशन के आगे कंटिन्यू की कंडीशन, ठीक है। अगर लूप की कंटिन्यू की कंडीशन फॉल्स है तो हमारा बॉडी ऑफ लूप चलेगा, लेकिन अगर कंटिन्यू कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, तो फिर हम क्या करेंगे, बॉडी ऑफ लूप जो रिमेनिंग बॉडी ऑफ लूप है वो स्किप करेंगे, और दोबारा हम किस पे चले जाएंगे, अगली आइट्रेशन पे चले जाएंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एग्जांपल से करता हूँ। अच्छा जी, फॉर वेरिएबल इन स्ट्रिंग, ठीक है, वही वाली एग्जांपल है। इफ वैल्यू इज इक्वल टू आई कंटिन्यू प्रिंट वैल्यू, और उसके बाद दी एंड। तो अब होगा क्या, फर्स्ट टाइम एस पे आएगा, एस प्रिंट हो जाएगा, सेकंड टाइम टी पर आएगा, टी भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इफ वाली कंडीशन कंटिन्यू वाली कंडीशन फॉल्स हो रही। फिर आर पर आएगा, आर भी प्रिंट हो जाएगा। फिर आएगा आई के ऊपर, अब आई के ऊपर आया, इफ वैल्यू इज इक्वल टू आई, यस आई, तो क्या होगा, कंटिन्यू चलेगा। जब कंटिन्यू चलेगा तो इसके बाद कंट्रोल दोबारा कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट वापस अगली आइट्रेशन पे, और ये वाला जो प्रिंट है ये कंटिन्यू के बाद नहीं चलेगा। तो जब ये नहीं चलेगा तो उसका मतलब है आई वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, एस टी आर प्रिंट हुआ, और फिर अगली आइट्रेशन में वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, एन के बराबर, तो एन प्रिंट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जी हो जाएगी तो जी प्रिंट हो जाएगा। तो अब प्रिंट क्या होगा, एस टी आर और फिर एन और जी, दरमियान में से आई क्या हो गया, स्किप हो गया। क्यों स्किप हो गया, क्योंकि आई के लिए आपकी कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गई थी, और कंटिन्यू की वजह से हमारे पास जो है वो जो प्रिंट है कंटिन्यू के बाद वाला वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। सर ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है ये एक किस्म की कोई भी लाइन जो है उसको स्किप करने के लिए यूज होती है। लूप की उस आइट्रेशन की जो रिमेनिंग पार्ट है उसको स्किप करने के लिए हम कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ ठीक। अगले आइट्रेशन में फिर डिपेंड करेगा कि कंटिन्यू की कंडीशन ट्रू होगी तो अगली आइट्रेशन का रिमेनिंग पार्ट स्किप होगा। अगर कंडीशन कंटिन्यू नहीं ट्रू होगी, जैसे अब एन और जी में ये कंटिन्यू कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ज़्यादा एन भी प्रिंट हो गया और जी भी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास हम चला सकते हैं। क्लियर है जी क्लास यहाँ तक? ये हमारा लूप, इसमें कोई अच्छा मैं आपको ना इसकी असाइनमेंट भेजूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, लिंक्स भेज दूंगा कुछ, और वो भेजूंगा, तो वो आप लोग जो है ना उसको पाइथन के ऊपर जो है वो रन करके देखिएगा, फॉर लूप के भी और इफ एल्स के भी, ये दोनों बड़े